हम सबके अंदर एक ऐसी जिंदगी होती है जो हम जीना तो चाहते थे पर जी नहीं पाए। स्टीवन प्रेसफील्ड इसे कहते हैं द अनलिव्ड लाइफ, हमारी वो अनजीती जिंदगी। ये एहसास बहुत आम है ना? बहुत आम है। वो किताब जो कभी लिखी नहीं गई, वो स्टार्टअप जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है। हाँ। ये वो सुबह की वॉक भी है जिसके लिए हम रोज अलार्म लगाते हैं पर उठ नहीं पाते। सही बात है। ये एक अंदरूनी लड़ाई है जब रोज लड़ते हैं और अक्सर हार जाते हैं। और आज हम उसी जंग की एक तरह से प्लेबुक पर चर्चा कर रहे हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब द वॉर ऑफ आर्ट। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो कुछ नया बनाना चाहता है या बस अपनी कोई बुरी आदत छोड़कर एक बेहतर इंसान बनना चाहता हो। सही। तो आज हमारा मकसद इस किताब को सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि हमारे अंदर वो कौन सी शक्ति है जो हमें रोकती है और क्या हम सच में उसे हरा सकते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी, हम उस शक्ति को हराकर अपनी अनलिव्ड लाइफ को असलियत में कैसे जी सकते हैं। चलिए तो फिर इस पर बात करते हैं। प्रेसफील्ड एक बहुत पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये क्या है? क्या ये बस आलस या टालमटोल का एक फैंसी नाम है? नहीं नहीं, ये आलस से कहीं ज्यादा गहरी और मतलब खतरनाक चीज है। अच्छा। आलस तो बस एक लक्षण है, बीमारी नहीं। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे और हमारे सपनों के बीच में खड़ी होती है। ये सिर्फ राइटर्स ब्लॉक नहीं है, ये हर उस काम के खिलाफ उठ खड़ी होती है जिससे हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, हेल्थ या इंटेग्रिटी जुड़ी हो। मतलब कोई भी ऐसा काम जो आज मुश्किल लगे पर कल फायदा दे, हाँ, उसके रास्ते में रेजिस्टेंस आकर खड़ी हो जाएगी। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई नई स्किल सीखना, या फिर कोई मुश्किल बातचीत करना जो जरूरी है। बिल्कुल। और इसकी कुछ खासियतें हैं जो इसे पहचानने में मदद करती हैं। ओके। सबसे पहली और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ये अदृश्य है, इनविजिबल। हम इसे देख या छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी की तरह है जो हमें हमारे काम से दूर धकेलती है। और ये मानना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि इसका दूसरा गुण यह है कि ये अंदरूनी है, इंटरनल। हाँ। हमें अक्सर लगता है कि रुकावट बाहर से आ रही है, हमारा बॉस, हमारा परिवार, हमारे हालात। सही कहा। अपनी गलती मानने से ज्यादा आसान है ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे बॉस ने मुझे परेशान कर रखा है। एग्जैक्टली। हम हमेशा बाहरी वजहों को दोष देते हैं, पर प्रेसफील्ड जोर देकर कहते हैं कि असली दुश्मन तो अंदर ही बैठा है। इट इज सेल्फ सैबोटेज। और वो दुश्मन एक बहुरूपिया भी है। इंसिडियस। बहुरूपिया? हाँ, वो हमसे कोई भी झूठ बोल सकती है ताकि हम अपना काम ना करें। वो वकील की तरह तर्क देगी कि अभी सही टाइम नहीं है या तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। मुझे इस किताब की एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया, और वो ये थी कि रेजिस्टेंस हमारा दुश्मन होने के साथ साथ हमारा गाइड भी हो सकता है। हाँ। प्रेसफील्ड कहते हैं कि ये एक इनफैलिबल कंपस की तरह है, एक दिशा सूचक। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? ये इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। बताइए। प्रेसफील्ड का मानना है कि रेजिस्टेंस हमेशा उस काम की तरफ इशारा करती हैं जो हमारी आत्मा के विकास के लिए, हमारे सोल्स एवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा। एक सीधा सा नियम है, जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस हो, समझ लीजिए वही काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे वाह। वो डर, वो हिचकिचाहट, वो टालम टोल, वो सब इस बात के संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। इसने तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो डर को एक बुरे संकेत की जगह एक गाइड की तरह देखना चाहिए। तो ठीक है, ये तो हुई इसकी पहचान, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये रेजिस्टेंस दिखती कैसी है? सबसे आम और सबसे खतरनाक रूप है प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल। हाँ, यानी टालमटोल। हम ये नहीं कहते कि मैं अपनी किताब कभी नहीं लिखूंगा, हम कहते हैं मैं कल से शुरू करूंगी। बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं, वो कल अक्सर कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। टालमटोल इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक आदत बन सकती है। हम सिर्फ आज अपना काम नहीं टालते, हम अपनी पूरी जिंदगी डाल लेते हैं। कल एक बहुत बड़ा धोखा है, पर टालमटोल के अलावा भी इसके कई और चालाक तरीके हैं, जैसे कि मुसीबत खड़ी करना, क्रिएटिंग ट्रबल। हाँ, ये मैंने अपने आसपास कई बार देखा है। लोग जानबूझकर अपनी जिंदगी में ड्रामा क्रिएट करते हैं। हाँ, क्योंकि ड्रामा से अटेंशन मिलती है। इट्स अ फॉर्म ऑफ फेम। अच्छा। एक मुश्किल रिसर्च पेपर खत्म करने में महीनों की मेहनत लगती है और शायद किसी का ध्यान भी न जाए। लेकिन ऑफिस में एक बड़ा झगड़ा या स्कैंडल कर लीजिए, आपको तुरंत अटेंशन मिल जाएगी।
ये काम से बचने का एक बहुत कारगर तरीका है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई संकट चलता रहेगा, कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि आप अपना असली काम करें। सही बात है। पूरा परिवार इसमें शामिल हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सब काम से बचने का एक तरीका है। बिल्कुल। और एक और बहुत ही सटल तरीका है सपोर्ट ढूंढना। दोस्तों या परिवार से जरूरत से ज्यादा सपोर्ट मांगना या वर्कशॉप्स में जाना। यहाँ प्रेसफील्ड एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं। हाँ, वो इसे हीलिंग कल्चर से भी जोड़ते हैं। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा चुभ सकता है। उनका कहना है कि हम अक्सर काम शुरू करने से पहले पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं। मैं अभी मेंटली रेडी नहीं हूँ, पहले मुझे खुद को हील करना होगा। हाँ, प्रेसफील्ड कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा और कन्विंसिंग बहाना है। यहाँ पर एक मतलब बारीक सी रेखा है। सेल्फ केयर और हीलिंग जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि वो रेखा कहाँ खींची जाए, कहाँ पर सेल्फ केयर काम से बचने का एक बहाना बन जाता है। प्रेसफील्ड का तर्क यह है कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी उस दिन का इंतजार नहीं करता जब वो बिना दर्द के जागेगा, उसे दर्द के साथ ही खेलना पड़ता है। और एक आखिरी लक्षण जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है आलोचना करना, क्रिटिसिज्म। हाँ, जब हम दूसरों के काम में नुक्स निकालते हैं तो ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम खुद अपना काम नहीं कर रहे होते। सही कहा। जब हम किसी और को अपने सपनों को पूरा करते देखते हैं तो वो हमें हमारी अपनी निष्क्रियता की याद दिलाता है, और ये बात हमें अंदर से खाई जाती है। और ये रेजिस्टेंस का शायद सबसे विनाशकारी रूप है, क्योंकि ज्यादातर रूप सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पर आलोचना दूसरों को भी चोट पहुंचाती है। ये सब सुन के तो लगता है कि हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ? अगर ये रेजिस्टेंस इतनी अदृश्य, अंदरूनी और चालाक है तो क्या प्रेसफील्ड हमें कोई हथियार भी देते हैं इससे लड़ने के लिए? बिल्कुल। और समाधान एक शब्द में है, प्रोफेशनल बनना। टर्निंग प्रो। प्रेसफील्ड एमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं, और ये फर्क पैसे कमाने से नहीं बल्कि मानसिकता से आता है। ये फर्क क्या है? प्रोफेशनल होने का मतलब सिर्फ फुल टाइम काम करना तो नहीं होगा। नहीं, ये एक रवैया है, एक माइंडसेट है। एमेच्योर मजे के लिए खेलता है, प्रोफेशनल पूरी गंभीरता से खेलता है। अच्छा। एमेच्योर तब काम करता है जब उसका मूड होता है, जब इंस्पिरेशन आती है। प्रोफेशनल हर रोज काम पर आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे उसका दिल टूटा हो, अ प्रोफेशनल शोज अप। लेकिन हर रोज मशीन की तरह काम पर आना, मूड के बना, क्या ये क्रिएटिविटी को खत्म नहीं कर देता? नहीं। क्या इससे आके एक मैकेनिकल फैक्ट्री जॉब जैसा नहीं बन जाएगा? कई लोगों को लगता है कि असली आर्ट तो इंस्पिरेशन से ही पैदा होती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। और रेजिस्टेंस इसी मिथ को बढ़ावा देती है। यहाँ पर वो समरसेट मॉम वाली कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, बताइए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो प्रेरणा आने पर लिखते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ तभी लिखता हूँ जब प्रेरणा आती है। ओके। खुशकिस्मती से वो हर सुबह ठीक 9 बजे आ जाती है। वाह, मतलब आप काम करना शुरू करें, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। एग्जैक्टली। प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। सही कहा। प्रोफेशनल का असली काम है एक रूटीन बनाना। वो जानता है कि इंस्पिरेशन कर्म की बेटी है, उसकी मां नहीं। और सबसे बड़ा फर्क डर को लेकर है। एमेच्योर असफलता से डरकर टूट जाता है। हाँ। वो सोचता है कि काम शुरू करने से पहले डर को खत्म करना होगा। तो प्रोफेशनल जानता है कि डर कभी नहीं जाएगा, वो डर के बावजूद काम करता है। किताब में हेनरी फोंडा का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ। 75 साल की उम्र में भी हजारों बार स्टेज पर परफॉर्म करने के बाद भी हर शो से पहले वो बैक स्टेज में उल्टी करते थे। सोचिए। डर इतना ज्यादा था, पर फिर भी वो हर रात स्टेज पर जाते थे। हाँ। That is a pro। यही प्रोफेशनल रवैया है। एक और फर्क है ओवर आइडेंटिफिकेशन का। वो क्या है? एमेच्योर अपने काम से इतना ज्यादा पर्सनली जुड़ जाता है कि फेलियर का डर उसे पैरालाइज कर देता है। द प्रोफेशनल अपने काम को गंभीरता से लेता है, पर उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। वो जानता है कि रिजेक्शन और आलोचना इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वो नतीजे से खुद को अलग कर लेता है। बिल्कुल। तो एक प्रोफेशनल की तरह सोचने का मतलब है बस हर रोज काम पर आना, डर और मूड की परवाह किए बिना। हाँ। लेकिन काम करते वक्त हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? किताब में एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, टेरिटरी वर्सेस हायरार्की। हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये दो अलग अलग नजरिए हैं जिनसे हम अपने काम को देख सकते हैं। जब हम हायरार्की मतलब पदानुक्रम की मानसिकता से काम करते हैं तो हम हमेशा दूसरों की राय के बारे में सोचते हैं।
लोग क्या कहेंगे? मेरा काम दूसरों से बेहतर है या नहीं। क्या ये बेस्ट सेलर लिस्ट में आएगा? क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? हाँ, हम अपनी सफलता को दूसरों की नजर में अपनी रैंक से मापते हैं। मतलब एक यूट्यूबर जो ये सोचकर वीडियो बनाता है कि आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है, वो हायरार्किली काम कर रहा है। बिल्कुल, प्रेसफील्ड उसे हैक कहते हैं। वो ये नहीं पूछता कि मेरे दिल में क्या है, बल्कि ये पूछता है कि मार्केट क्या चाहती है। समझ गई। दूसरी तरफ है टेरिटरी, मतलब आपका क्षेत्र। जब हम इस मानसिकता से काम करते हैं तो हम सिर्फ काम के लिए काम करते हैं। हमारा संतोष काम करने से ही मिलता है, उसके नतीजों, वैलिडेशन या तालियों से नहीं। वाह! स्टीव वंडर के लिए उनका पियानो उनकी टेरिटरी है। जब वो पियानो बजाते हैं तो उन्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वो उस काम से मिलने वाली ऊर्जा और संतुष्टि के लिए करते हैं। तो एक टेरिटरी हमारी साइकोलॉजिकल होम बेस है। हाँ, जहां हमें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ प्रोसेस का सम्मान करते हैं। और टेरिटरी की एक खास बात है, ये कभी आपको धोखा नहीं लेती। अच्छा? आप जितनी मेहनत और प्यार अपनी टेरिटरी में डालेंगे, वो आपको उतनी ही ऊर्जा और संतुष्टि वापस देगी। हायरार्की में ऐसा नहीं है। सही बात है। आप सालों मेहनत कर सकते हैं और फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल सकता है। बिल्कुल। बेस्ट सेलर लिस्ट में आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी टेरिटरी में रोज बैठकर काम करना वो पूरी तरह आपके हाथ में है। इसे परखने का कोई तरीका है कि हम किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं? एक बहुत आसान सा सवाल है जो खुद से पूछना चाहिए। क्या? अगर मैं इस धरती पर आखिरी इंसान होता तो क्या मैं तब भी ये काम करता? अगर जवाब हाँ है तो आप अपनी टेरिटरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि तब आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अगर दुनिया में अकेले होते तब भी जिम जाते। वो अपनी बॉडी किसी और के लिए नहीं बनाते, वो उस प्रोसेस के लिए बनाते हैं। वो उनकी टेरिटरी है। तो चलिए इस सारी बातचीत को एक साथ लाते हैं। हमारे अंदर की क्रिएटिव लड़ाई का दुश्मन है रेजिस्टेंस। ये एक अंदरूनी सेल्फ सैबोटाजिंग शक्ति है जो हमें बेहतर बनने से रोकती है। और ये टालमटोल, ड्रामा, आलोचना और मतलब अनगिनत बहानों के रूप में सामने आती है। और इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक प्रोफेशनल की तरह सोचना और काम करना। हर रोज काम करना, मूड या इंस्पिरेशन का इंतजार किए बिना। हाँ। डर के बावजूद काम करना, ये जानते हुए कि डर कभी खत्म नहीं होगा। और आखिर में अपने काम को सही मानसिकता से करना। दूसरों की रारवी गिरानी हनीहाउटी के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी संतुष्टि, अपनी टेरिटरी के लिए, काम को सिर्फ काम करने की खुशी के लिए करना। प्रेसफील्ड किताब के अंत में एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं जो इस पूरी चर्चा को एक नए स्तर पर ले जाती है। हाँ, ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। वो कहते हैं कि अगर आपको दुनिया में कोई खास काम करने के लिए भेजा गया है, चाहे वो एक किताब लिखना हो या कैंसर का इलाज ढूंढना, और अगर आप वो नहीं करते तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हमें उस तोहफे से वंचित कर रहे हैं जो सिर्फ आप दे सकते थे। क्रिएटिव काम एक स्वार्थी काम नहीं है, ये दुनिया को दिया गया एक तोहफा है। तो हमारे श्रोता के लिए अंतिम विचार ये है, सवाल ये नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप दुनिया को वो देंगे जिसके लिए आपको यहाँ भेजा गया है। उस तोहफे से हमें महरूम मत रखिए, जो आपके पास है वो हमें दीजिए।